हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, इस सेक्शन से निबंध साहित्य का विकास से संबंधित हम प्रश्नों को देख रहे थे और आज के इस वीडियो में भी हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में छायावादोत्तर युगीन हिंदी निबंध को देखा था। छायावादोत्तर हिंदी निबंध की अगर हम बात करें तो इसमें दो पीढ़ियों का जिक्र है। एक जो पीढ़ी है जिन्होंने छायावाद से लिखना प्रारंभ किया और वो दिवंगत हो गए। दूसरी जो पीढ़ी है वह है जो नवीन भाषा या फिर नवीन शैली या नवीन विषय को निबंध के माध्यम से उजागर कर रही हैं। तो हमने पहली जो पीढ़ी है इसे दो वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो छायावादोत्तर युगीन से संबंधित निबंधों से संबंधित आपको 3 वीडियोस मिलेंगे, जिनमें जो पहला 2 है वो पहली पीढ़ी से संबंधित है। जो आखिरी का जो वीडियो होगा यानी तीसरा जो वीडियो इससे संबंधित होगा वो आपका दूसरी पीढ़ी से संबंधित है, ठीक है। तो आज हम छायावादोत्तर युगीन हिंदी निबंध साहित्य का जो दूसरी पीढ़ी के जो निबंधकार हैं उनको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। दूसरी पीढ़ी के निबंध लेखकों में सबसे पहला नाम जो है वो है श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। इनका समय है 1911 से 1987। अगला नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। इनका समय है 1912 से 2000 ईस्वी। अगले हैं श्री बालकृष्ण राव। इनका नाम भी दूसरी पीढ़ी के निबंध लेखकों में शामिल किया गया है। इनका समय है 1913 से 1975। अगले हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इनका समय है 1914 से 1994 ईस्वी। अगले हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, आपने इनका नाम सुना होगा, और इनका जो समय है 1914 से 1998 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र, इनका समय है 1915 से 1999 ईस्वी। श्री नलिन विलोचन शर्मा, समय है इनका 1916 से 1961। अगला नाम है डॉक्टर राम रतन भटनागर। इनका समय है 1916 से 1992 ईस्वी। अगले नाम है श्री अमृतलाल नागर। इनका समय है 1916 से 1990। अगले हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे। इनका समय है 1917 से 1991। आखिरी जो नाम है दूसरी पीढ़ी के निबंधकारों में उनका नाम है अमित राय। इनका समय है 21 से 1996। तो ये कुछ निबंधकार हैं जो दूसरी पीढ़ी के निबंध लेखकों में हैं और इनसे संबंधित हम प्रश्नों को भी देखेंगे और साथ ही उनसे संबंधित तथ्यों को भी देखेंगे। तो पहला नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। अज्ञे का समय क्या है 1911 से 87। समय भी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप उसे भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न इससे संबंधित है वह है श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का पहला निबंध संग्रह क्या है। ऑप्शन ए है सबरंग और कुछ राग, ऑप्शन बी है आत्मनेपद, ऑप्शन सी है त्रिशंकु, ऑप्शन डी है आलवाल। श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का पहला निबंध संग्रह क्या है, आंसर करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का पहला निबंध संग्रह त्रिशंकु है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी त्रिशंकु। पहला निबंध संग्रह कौन सा है अज्ञे का, त्रिशंकु है। अगला प्रश्न है अज्ञे जी के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं। ऑप्शन ए सबरंग और कुछ राग, ऑप्शन बी आत्मनेपद, ऑप्शन सी आलवाल, ऑप्शन डी सभी। आंसर करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी, यानी सबरंग और कुछ राग इनका निबंध संग्रह है, आत्मनेपद भी इनका निबंध संग्रह है और आलवर ये भी इनका निबंध संग्रह है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। संबंधित तथ्यों में अगर हम पहला तथ्य देखें तो अज्ञे जी का पहला निबंध संग्रह कौन सा है, त्रिशंकु है। त्रिशंकु का समय क्या है 1945। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि पहला निबंध संग्रह कौन सा है अज्ञे का, त्रिशंकु हो जाएगा। और अगर पूछा जाए इसका प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1945 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। इसमें विशेष रूप से आपकी साहित्यिक मान्यताएं स्पष्ट हुई हैं, यानी त्रिशंकु निबंध संग्रह में क्या है, इनका साहित्यिक मान्यताओं को स्पष्ट किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है अज्ञे से संबंधित वह है इसके बाद यानी त्रिशंकु के बाद सबरंग और कुछ रंग, यानी अब इनके अन्य निबंध संग्रहों को भी हम महत्वपूर्ण तथ्य यानी दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे।
सब रंग और कुछ राग, आत्मने पद, आल बाल, लिखी कागद कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत से और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल, स्मृति छंदा। तो ये सभी निबंध संग्रह अंगे के निबंध संग्रह हैं। एक बार इनका प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। सब रंग और कुछ राग, पहले हम त्रिशंकु का देख लेते हैं। 1945 हमने पहले भी इसे देखा। सब रंग और कुछ राग का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1956। आत्मने पद का जो समय है यानी प्रकाशन वर्ष है, आत्मने पद का है 1960, आलबाल का है 1971, लिखी कागद कोरे का 1972, अद्यतन 1977, जोग लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारका 1982, छाया का जंगल 1984, स्मृति छंदा 1989। अगला प्रश्न है अज्ञे से संबंधित। अज्ञे के निबंध संग्रह स्मृति छंदा में किन विषयों पर विचार किया गया है? ऑप्शन ए साहित्य, भाषा और संस्कृति, ऑप्शन बी जीवन मूल्य, इतिहास, बोध, परंपरा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा अज्ञे के निबंध संग्रह स्मृति छंदा में किन विषयों पर विचार किया गया है? इसका सही उत्तर होगा दोनों, यानी ए और बी दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, साहित्य, भाषा और संस्कृति, जीवन मूल्य, इतिहास, बोध और परंपरा। इन सभी का जिक्र किस निबंध संग्रह में हुआ है? स्मृति छंदा। प्रश्न पूछा जाए स्मृति छंदा किनका निबंध है, तो उत्तर होगा अज्ञे। तो इन निबंधों में किन किन विषयों को उठाया गया है? तो साहित्य, भाषा, संस्कृति, जीवन मूल्य, इतिहास, बोध और परंपरा से संबंधित यह निबंध है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पहला जो तथ्य है, स्मृति छंदा का प्रकाशन आपकी मृत्यु के बाद हुआ है। तो किस निबंध संग्रह का प्रकाशन अज्ञे की मृत्यु के बाद हुआ है? अगर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर होगा स्मृति छंदा निबंध संग्रह। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी देख लेते हैं। इन निबंधों में अज्ञे ने साहित्य, भाषा, संस्कृति, जीवन मूल्य, इतिहास, बोध, परंपरा, आधुनिकता, समाज, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, भारतीयता आदि अनेक विषयों पर विचार किया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, रामचंद्र तिवारी के शब्दों में यह निबंध आपकी मानसिक यात्रा के प्रामाणिक दस्तावेज है। इनमें एक अत्यंत सजग, प्रबुद्ध एवं संवेदनशील रचनाकार की आज के परिवेश के प्रति ऐसी विशिष्ट और रागदीप्त प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है जो हमारी चेतना को झंकृत कर उसे नया बोध और संस्कार प्रदान करती है। यह निबंध अनेक रूपों और भंगिमाओं में हमारे सामने आते हैं। यह कहीं डायरी की मर्यादा में बंधे हैं, कहीं कहानी की, कहीं ये भाषण शैली की प्रवाहमयता में बंधे हैं, तो कहीं विचारार्थ प्रस्तुत प्रयत्न की विचारोत्प्रेरणी भूमिका से, कहीं ये मनःस्थिति विशेष के रेखाचित्र जैसे लगते हैं, तो कहीं चित्रभूमि पर टपक गए सघन विचार बिंदु से। इनकी कोई एक ऊपरी पहचान नहीं है, इनकी एक ही पहचान है कि ये अज्ञे के अनुभव को संप्रेषित करते हैं। तो यह जो निबंध की जो विशेषता है, अज्ञे के निबंधों की यह विशेषता है, इसे उद्घाटित कर रहे हैं रामचंद्र तिवारी। और इन निबंधों की विशेषता क्या है कि ये कहीं संस्मरण के रूप में हैं, कहीं कहानी के रूप में हैं, कहीं डायरी के रूप में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो अगर प्रश्न पूछा जाए अगर इससे संबंधित कि किनके निबंध कहानी या संस्मरण या डायरी के रूप में दिखाई देते हैं, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अज्ञे के वो निबंध है। ठीक है, और किनके विषय किनके अनुसार है? तो रामचंद्र तिवारी के अनुसार है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनके जो अगर निबंधों की या रचनाओं की विशेषताओं को अगर कोई उद्घाटित कर रहा है या उनको कोई रेखांकित कर रहा है, तो वह प्रश्न हमारे लिए क्या हो जाता है या कथन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले जो निबंधकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, यह भी दूसरी पीढ़ी के निबंधकार हैं। इन्होंने भी भाषा या विषय या शैली के आधार पर निबंधों में नवीनता लाने का प्रयास किया है। ठीक है, इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए प्रगतिवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी मार्क्सवादी जीवन और कला मूल्यों को दृष्टि में रखकर साहित्य की विविध समस्याओं पर विचार करना, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामविलास शर्मा के निबंधों की विशेषता क्या है?
इनके निबंधों की विशेषता क्या है कि इनके जो निबंध हैं वो प्रगतिवादी दृष्टिकोण को दिखाते हैं। और ऑप्शन बी अगर हम देखें तो मार्क्सवादी जीवन और कला मूल्यों को दृष्टि में रखकर साहित्य की विविध समस्याओं पर एक प्रकार से विचार प्रस्तुत किया गया है इनके निबंधों के माध्यम से। तो ये दोनों ही विशेषताएं रामविलास शर्मा के निबंधों की विशेषताएं रही हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए प्रगति और परंपरा, ऑप्शन बी साहित्य और संस्कृति, ऑप्शन सी भाषा युग बोध और कविता, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सभी, यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो उसमें प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा युगबोध और कविता, ये तीनों निबंध संग्रह रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक के रूप में विख्यात हैं। आपने हिंदी भाषा और साहित्य की समस्याओं और प्रवृत्तियों पर प्रगतिवादी दृष्टिकोण से विचार किया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है प्रगति और परंपरा, यानी इनके निबंध संग्रहों का नाम है। सबसे पहला जो निबंध संग्रह है इनका प्रगति और परंपरा, दूसरा है साहित्य और संस्कृति, तीसरा है भाषा साहित्य और संस्कृति, चौथा है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, पांचवा है लोक जीवन और साहित्य, छठा है स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, सातवां है आस्था और सौंदर्य साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युगबोध और कविता, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह, ये सभी जो हैं रामविलास शर्मा के प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। एक और पुनः हम इनके प्रकाशन वर्ष के साथ इन निबंधों को देख लेते हैं। प्रगति और परंपरा, पहला निबंध कौन सा है? प्रगति और परंपरा, समय क्या है? 1949। दूसरा निबंध संग्रह है साहित्य और संस्कृति, समय 1949। भाषा साहित्य और संस्कृति, समय 1954। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, समय 1954। लोक जीवन और साहित्य 1955। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956। आस्था और सौंदर्य 1961। स्थायी साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985। परंपरा का मूल्यांकन 1981। भाषा युगबोध और कविता 1981। कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982। विराम चिन्ह 1985 आदि आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देख लेते हैं हम। तो आपको क्या करना है, इन सभी निबंधों को एक और लिखना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप सभी निबंधों को एक और लिखेंगे और निबंधकार के रूप में लिखेंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा। महत्वपूर्ण अभी फिलहाल आपके लिए निबंध संग्रह के नाम है, उनके प्रकाशन वर्ष है और निबंधकार का नाम। साथ ही महत्वपूर्ण है आपके लिए रामचंद्र तिवारी या अन्य आलोचक का निबंधकारों के विषय में जो विशेष टिप्पणियाँ जो दी जा रही हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए जो तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है रामविलास शर्मा से है वह डॉक्टर शर्मा की मार्क्सवाद में गहरी आस्था है और अपने मार्क्सवादी जीवन और कला मूल्यों को दृष्टि में रखकर साहित्य की विविध समस्याओं पर विचार किया है। आपके अनेक निबंध वाद शैली में लिखे गए हैं। प्रतिपक्षी के कमज़ोर पक्ष को सामने रखकर उस पर तीखा प्रहार करने की कला में आप बेजोड़ हैं। आपके निबंधों में पारंपरिक आत्मव्यंजना का लालित्य नहीं, वैचारिक प्रतिबद्धता का सौंदर्य है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो रामविलास शर्मा के निबंधों की विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। अगला नाम या अगले निबंधकार हैं श्री बालकृष्ण राव। यह भी दूसरी पीढ़ी के निबंधकार हैं। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है श्री बालकृष्ण राव के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए विचार प्रधान और समीक्षात्मक, ऑप्शन बी गंभीर अध्ययन और सूक्ष्म साहित्यिक पैठ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोनों। बालकृष्ण राव के निबंधों की विशेषता क्या है? विचार प्रधान और समीक्षात्मक तथा गंभीर अध्ययन और सूक्ष्म साहित्यिक पैठ। अगला जो प्रश्न है बालकृष्ण राव से संबंधित, श्री बालकृष्ण राव की व्यंग्यात्मक टिप्पणी की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए चुटीली और व्यंग्यपूर्ण, ऑप्शन सी बालमुकुंद गुप्त के चिट्ठों की याद सजीव कर देने वाली, या ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण राव की व्यंग्यात्मक टिप्पणी जो होती है वह चुटीली भी है और व्यंग्यपूर्ण है, साथ ही है बालमुकुंद गुप्त के चिट्ठों की याद दिला देती हैं। ठीक है,
शिव शंभू के चिट्ठे जो हमने देखे थे, उसी तरह के जो निबंध हैं वो बालकृष्ण राव के निबंधों का जो प्रभाव वो उसी रूप में दिखाई देता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पहला तथ्य है बालकृष्ण राव से संबंधित। बालकृष्ण राव के विचार प्रधान समीक्षात्मक निबंध उच्च स्तरीय साहित्यिक पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होते रहे हैं। इनमें आपके गंभीर अध्ययन एवं सूक्ष्म साहित्यिक पैठ की झलक मिलती है। दूसरा जो तथ्य है वह छायावाद से चलकर वर्तमान नए साहित्य के भावबोध तक की आपकी मानसिक यात्रा आपके गतिशील व्यक्तित्व की द्योतक है। आपके संस्कृत व्यक्तित्व के भीतर कहीं एक मुखर व्यंग्यकार भी छिपा हुआ है। कल्पना पत्रिका में कमलाकांत जी ने कहा, शीर्षक के अंतर्गत लिखी गई आपकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी इतनी चुटीली और व्यंग्यपूर्ण है कि उन्हें पढ़कर बालमुकुंद गुप्त के चिट्ठों की याद सजीव होती है। कौन सी चिट्ठी जो उनकी है वो बालमुकुंद गुप्त के चिट्ठों की याद दिलाती है? वह कमलाकांत जी ने कहा। तो महत्वपूर्ण जो एक व्यंग्य कह सकते हैं बालकृष्ण राव की जो है वह है कमलाकांत जी ने कहा। यह जो शीर्षक निबंध या व्यंग्य कह सकते हैं आप, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए कमलाकांत जी ने कहा यह व्यंग्य टिप्पणी किसने लिखी है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण राव। या अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये निबंध किनकी चिट्ठियों की याद दिलाती है, तो बालमुकुंद गुप्त की चिट्ठियों की याद दिलाती है। ठीक है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला जो नाम है वह अगले निबंधकार हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वह है डॉक्टर भगीरथ मिश्र के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए अध्ययन, ऑप्शन बी साहित्य साधना और समाज, ऑप्शन सी कला साहित्य और समीक्षा, ऑप्शन डी सभी। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा सभी, यानी अध्ययन भी इनका निबंध संग्रह है डॉक्टर भगीरथ मिश्र का, साहित्य साधना और समाज भी इनका निबंध है, कला साहित्य और समीक्षा भी इनका निबंध है। तो इन तीनों निबंध संग्रहों के निबंधकार का नाम क्या है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला साहित्य और समीक्षा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहला जो तथ्य है डॉक्टर भगीरथ मिश्र के 3 निबंध संग्रह हैं। पहला अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला साहित्य और समीक्षा। हमने तीनों को ऑप्शन के रूप में देख लिया प्रश्न में। अब इनके प्रकाशन वर्षों को भी देख लेते हैं। यानी अगर हम अध्ययन की बात करें, अध्ययन निबंध संग्रह भगीरथ मिश्र का है और इसका समय है 1949। वहीं साहित्य साधना और समाज यह भी भगीरथ मिश्र का है, इसका समय क्या है? 1950। कला साहित्य और समीक्षा का समय है 1963। तो ये तीनों निबंध संग्रह किनके हैं? भगीरथ मिश्र के हैं। अगला जो तथ्य है वो भी देख लेते हैं। इन निबंधों में मिश्र जी का गंभीर किंतु सुलझा हुआ व्यक्तित्व प्रतिफलित हुआ है। निबंध कई प्रकार के हैं। कला और साहित्य के स्वरूप का विवेचन करने वाले, साहित्य की प्रवृत्तियों का निरूपण करने वाले तथा कवियों एवं साहित्यकारों का मूल्यांकन करने वाले। निबंधों का धरातल वैचारिक है किंतु विचार पूर्वाग्रह रहित, स्वस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया गया है। तो यह जो विशेषता है वह निबंधों की जो विशेषता है वह भगीरथ मिश्र के निबंधों की विशेषता है। महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए? इनके 3 निबंध संग्रह, अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला साहित्य और समीक्षा। समय इनका जो है वह भी महत्वपूर्ण है। अध्ययन का समय है 1949, साहित्य साधना और समाज का समय है 1950, कला साहित्य और समीक्षा का समय है 1963। ये तीनों निबंध संग्रह एक ओर लिखेंगे आप, दूसरी ओर निबंधकार भगीरथ मिश्र लिखेंगे। अगले जो निबंधकार हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। इनका जो नाम है वह भी दूसरी पीढ़ी के निबंधकारों में लिया जाता है और इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए स्वतंत्र चिंतन पद्धति का अनुसरण, ऑप्शन बी विचार स्पष्ट और सुचिंतित, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोनों, यानी विजेंद्र स्नातक के निबंधों की अगर हम विशेषता देखें तो स्वतंत्र चिंतन पद्धति का अनुसरण किया गया है तथा विचार स्पष्ट और सुचिंतित है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। विजेंद्र स्नातक के 3 निबंध संग्रह, अभी भगीरथ मिश्र के भी 3 निबंध संग्रह हमने देखे। तो इनके जो 3 निबंध संग्रह है विजेंद्र स्नातक के, वह हैं चिंतन के क्षण, विचार के क्षण और विमर्श के क्षण। चिंतन, विचार और विमर्श, अगर ये तीनों जो देखा जाए तो सब में क्षण क्षण लगा हुआ है, लेकिन चिंतन, विचार और विमर्श है। तो इस तरीके से भी आप इन तीनों निबंधों को याद रख सकते हैं। ठीक है, चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विमर्श करेंगे। पहले आप चिंतन करेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर विमर्श करेंगे। ठीक है,
प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। चिंतन के क्षण का प्रकाशन वर्ष है 1966। विचार के क्षण का प्रकाशन वर्ष है 1970। विमर्श के क्षण का जो प्रकाशन वर्ष है 1980। तो ये तीनों जो निबंध संग्रह हैं यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। चिंतन के क्षण, विचार के क्षण और विमर्श के क्षण, इन तीनों निबंधों को एक ओर लिखेंगे आप, दूसरे ओर निबंधकार विजयेंद्र स्नातक लिखेंगे। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यानी दूसरा जो तथ्य है, इनमें आपने स्वतंत्र चिंतन पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं। विचार स्पष्ट और सुचिंतित है। आपने एक विवेकशील साहित्यकार के रूप में साहित्य की विविध समस्याओं और सिद्धांतों का अनुशीलन भी किया है और साहित्यकारों का मूल्यांकन भी। आपके निबंध मूलतः समीक्षात्मक है। ठीक है, प्रश्न अगर पूछा जाए चिंतन के क्षण, विचार के क्षण या विमर्श के क्षण ये निबंध किनके हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे आप डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। अगले जो निबंधकार हैं डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र के विषय में आप पहले से भी परिचित हैं। इनसे संबंधित तथ्य हम देख लेते हैं। पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए विचार और विश्लेषण प्रधान है। ऑप्शन बी अनुभूति का स्पर्श है। ऑप्शन सी दोनों है। ऑप्शन डी कोई नहीं है। आंसर करेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों की विशेषता क्या है? दोनों, यानी विचार और विश्लेषण प्रधान भी है और अनुभूति का स्पर्श भी है। संबंधित तथ्य की अगर हम बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र मनोवैज्ञानिक दृष्टि संपन्न रसवादी आलोचक के रूप में विख्यात हैं। आपका आलोचक व्यक्तित्व समय समय पर लिखे गए आपके निबंधों के माध्यम से ही प्रतिष्ठित हुआ है। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इनके 6 निबंध संग्रह हैं। ठीक है, हमने भगीरथ मिश्र का 3 निबंध देखा था, फिर विजयेंद्र स्नातक का भी 3 निबंध देखा। अब अगर हम नगेंद्र की बात करें तो इनके 6 निबंध संग्रह हैं। कौन कौन से हैं? विचार और अनुभूति। ठीक है, विचार के क्षण अलग है, विचार और अनुभूति अलग है। विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आलोचक की आस्था। तो ये सभी निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र के हैं। प्रकाशन वर्ष एक बार देख लेते हैं। विचार और अनुभूति, इसका प्रकाशन वर्ष है 1949। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1951। विचार विश्लेषण का प्रकाशन वर्ष है 1955। विचार और विवेचन, इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। अनुसंधान और आलोचना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1961। आलोचक की आस्था, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। आप एक और निबंध लिखेंगे, निबंध संग्रह इनके लिखेंगे और निबंधकार के रूप में क्या लिखेंगे? डॉक्टर नगेंद्र। तो जितने भी अब तक हमने निबंधकारों को देखा है, आप उन्हें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग इस कालखंड में बांटते हुए और उनके निबंधों को, निबंध संग्रहों को एक ओर लिखते हुए दूसरी ओर निबंधकार का नाम लिखना है। ठीक है, प्रकाशित वर्ष को भी आप साथ लिखते जाएं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपके लिए वो महत्वपूर्ण, मतलब अगर प्रश्नों को जिस तरीके से हेर फेर करके बदल दिया जाता है तो उसके लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना है, निबंध और निबंध संग्रह तो हम याद रखेंगे ही, निबंधकार भी याद रखेंगे, साथ ही हम उनके प्रकाशन वर्ष को भी साथ में याद करते चलेंगे। ठीक है, और नोट्स इस रूप में तैयार करना है कि आपके लिए आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी तैयारी हो सके और वो एक अच्छा नोट्स बन सके। ठीक है, अगला जो तथ्य है वह है आपके समस्त निबंधों का संकलन आस्था के चरण नाम से प्रकाशित है। यानी ये सभी जो निबंध हैं वह आस्था के चरण, ठीक है, आस्था के चरण में इनके सभी निबंधों का संकलन है। समय क्या है इनका? प्रकाशन वर्ष है 1968। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया क्या कि आस्था के चरण जो है इनके सभी निबंधों का संकलन है। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, यानी जो आखिरी तथ्य है इनसे संबंधित, नगेंद्र से संबंधित, वह हम देख लेते हैं। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में डॉक्टर नगेंद्र के निबंध मुख्यतः विचार और विश्लेषण प्रधान है, किंतु उनमें अनुभूति का स्पर्श भी है, इसलिए उनका प्रतिपादन भी राग दीप्त होता है। विचार और अनुभूति में तो यह राग तत्व पर्याप्त मात्रा में लक्षित होता है, किंतु अध्ययन की गंभीरता के साथ वैयक्तिक राग स्पर्श का तत्व क्रमशः क्षीण होता गया है। यानी अगर हम विचार और अनुभूति की पर्टिकुलर की बात करें कि यानी इस निबंध संग्रह की बात करें जो पहला वाला है, इसमें क्या है? राग तत्व तो पर्याप्त मात्रा में लक्षित होता है, लेकिन अध्ययन की जो गंभीरता है, गंभीरता के साथ वैयक्तिक राग स्पर्श का तत्व
यानी अध्ययन की गंभीरता के साथ अगर हम व्यक्तिगत राग स्पर्श की बात करें तो उसका महत्व कम होता गया है। अगले जो निबंधकार हैं वह दूसरी पीढ़ी के निबंधकार हैं। यह इनका नाम है श्री नलिन विलोचन शर्मा। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, श्री नलिन विलोचन शर्मा के निधन के बाद प्रकाशित उनके निबंध संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए संपूर्ण निबंध, ऑप्शन बी विचार और अनुभूति, ऑप्शन सी आलोचक की आशा, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे। सही उत्तर क्या होगा? संपूर्ण निबंध। नलिन विलोचन शर्मा के निधन के बाद प्रकाशित निबंध संग्रह कौन सा है इनका? संपूर्ण निबंध। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। श्री नलिन विलोचन शर्मा अपने गंभीर साहित्य बोध एवं व्यापक अध्ययन के लिए विख्यात थे। आधुनिक हिंदी साहित्य और उसकी नवीनतम उपलब्धियों के संबंध में आपके विचारात्मक निबंध हिंदी की उच्च स्तरीय पत्रिकाओं में बिखरे हुए हैं। आपके असामयिक निधन से हिंदी के नवचिंतन की अपार क्षति हुई है। दूसरा जो तथ्य है वह हम देख लेते हैं। अब आप यानी श्री नलिन विलोचन शर्मा के संपूर्ण निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या हुआ? 2010 में डॉक्टर गोपेश्वर सिंह के संपादन में प्रकाशित हो गए हैं। तो ये जो निबंध है संपूर्ण निबंध, नलिन विलोचन शर्मा के संपूर्ण निबंध, प्रकाशन वर्ष 2010, संपादनकर्ता कौन है? डॉक्टर गोपेश्वर सिंह। अगले जो निबंधकार हैं डॉक्टर अमृतलाल नागर हैं। इनका जो नाम है वह भी दूसरी पीढ़ी के निबंधकारों में लिया जाता है। संबंधित जो प्रश्न हैं वह देख लेते हैं। अमृतलाल नागर के निबंध संग्रह साहित्य और संस्कृति में क्या है? आप ध्यान रखेंगे साहित्य, संस्कृति, आस्था, आलोचक या विचार, अनुभूति, इन सबको लेकर बहुत सारे निबंधकारों का जो नाम अगर निबंध संग्रहों का देखें तो सिमिलर नाम है। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ ऐसा ट्रिक बनाना है सो दैट आपको वो चीज़ें याद रहे कि ये निबंध पर्टिकुलरली इन्हीं निबंधकार का है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि साहित्य, संस्कृति, ये सब जो टर्म्स है वो बहुत सारे निबंधकारों ने प्रयोग में लाया है, मतलब अपने निबंधों में, निबंध संग्रहों के नाम में प्रयोग किया है। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें अमृतलाल नागर के, तो इनका जो निबंध है साहित्य और संस्कृति में, इसमें मूलतः किस विषय को उद्घाटित किया गया है? तो पहला जो ऑप्शन है वह है साहित्यकारों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का ऐतिहासिक विवेचन और मूल्यांकन है। ऑप्शन बी हिंदी के विकास और संघर्ष की गाथा है इसमें। ऑप्शन सी दोनों हैं। ऑप्शन डी कोई नहीं है। आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर के निबंध संग्रह साहित्य और संस्कृति में क्या है? साहित्यकारों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का ऐतिहासिक विवेचन और मूल्यांकन है, साथ ही हिंदी के विकास और संघर्ष की गाथा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी दोनों। ठीक है, साहित्यकारों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का ऐतिहासिक विवेचन है और हिंदी के विकास और संघर्ष की गाथा है। तो दोनों ही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अमृतलाल नागर से संबंधित तथ्य जो है वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अमृतलाल नागर यूँ तो अपने हास्य, व्यंग, गर्भित, कथात्मक लेखन के लिए प्रसिद्ध थे, किंतु समय समय पर अपने अनेक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर निबंध भी लिखे थे। दूसरा जो तथ्य है वह है इनके इन निबंधों का संग्रह साहित्य और संस्कृति, समय क्या है? 1986, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, नाम से प्रकाशित हुआ। इन निबंधों में नागर जी ने साहित्यकारों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का ऐतिहासिक विवेचन और मूल्यांकन तो किया ही है, हिंदी के विकास और संघर्ष की गाथा भी प्रस्तुत की है। एक संवेदनशील, सांस्कृतिक चेतना संपन्न लेखक की रचना होने के कारण इन निबंधों का विशेष मूल्य और महत्व है। तो ये थे डॉक्टर अमृतलाल नागर के विषय में, यानी उनके निबंधों के विषय में। अगला नाम है डॉक्टर राम रतन भटनागर का। यह भी दूसरी पीढ़ी के निबंधकार हैं। संबंधित प्रश्न है, डॉक्टर राम रतन भटनागर के निबंध संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए सामयिक जीवन और साहित्य, ऑप्शन बी संतुलन, ऑप्शन सी खरगोश के सिंह, ऑप्शन डी रम्या। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा राम रतन भटनागर के निबंध संग्रह का नाम है सामयिक जीवन और साहित्य। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर राम रतन भटनागर ने हर प्रकार के निबंध लिखे हैं। विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, धर्म और दर्शन, सभी के संबंध में आपने एक साहित्यकार के रूप में विचार व्यक्त किया है। आपके प्रतिनिधि निबंधों का संग्रह सामयिक जीवन और साहित्य, समय क्या है? 1963।
1963 इनका समय है। सामयिक जीवन और साहित्य नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें कुछ ललित और आत्मव्यंजक निबंध भी सम्मिलित है। हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इनके जो यानी राम रतन भटनागर का जो महत्वपूर्ण जो प्रतिनिधि निबंध संग्रह कह सकते हैं आप, वो क्या है, प्रतिनिधि निबंधों का संग्रह है, वह है सामयिक जीवन और साहित्य, प्रकाशन वर्ष है 1963। महत्वपूर्ण हमारे लिए यही है। एक और आप निबंध संग्रह का नाम लिखेंगे, दूसरी ओर निबंधकार लिखेंगे राम रतन भटनागर। अगला जो नाम है वह डॉक्टर प्रभाकर माचवे का है। इनका नाम भी दूसरी पीढ़ी के निबंधकारों में लिया जाता है। इनसे संबंधित प्रश्न है, डॉक्टर प्रभाकर माचवे के निबंध संग्रहों के नाम क्या है? ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी खरगोश के सिंह, ऑप्शन सी वेरंग, ऑप्शन डी सभी। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा सभी। डॉक्टर प्रभाकर माचवे के निबंध संग्रहों का नाम है संतुलन, खरगोश के सिंह और वेरंग। तो ये तीनों नाम प्रभाकर माचवे के निबंध संग्रहों का नाम है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पहला जो तथ्य है, डॉक्टर प्रभाकर माचवे बहुश्रुत विद्वान थे। इन्होंने विचार एवं सूचना प्रधान तथा वैयक्तिक एवं व्यंग प्रधान दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे। विचार एवं सूचना प्रधान, वैयक्तिक एवं व्यंग प्रधान दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे। दूसरा जो तथ्य है वह है संतुलन, प्रथम कोटि तथा खरगोश के सिंह, दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है संतुलन, जो प्रथम कोटि का निबंध है। खरगोश के सिंह और वेरंग द्वितीय कोटि के निबंधों के संग्रह है। ठीक है, इनके निबंधों की दो कोटियां हैं, यानी अगर हम पहली कोटि की बात करें तो संतुलन है, यानी जिसमें विचार और सूचना प्रधान है। ठीक है, दो कोटियां हैं इनके निबंधों की, यानी दोनों प्रकार के निबंध लिखे हैं। पहला जो प्रकार है वह है विचार एवं सूचना प्रधान, विचार तथ्य भी हैं और सूचना भी है उसमें। दूसरा जो है वो वैयक्तिक भी है और व्यंग भी है। तो अगर हम संतुलन की बात करें, संतुलन जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1954 है, इसके अनुसार अगर हम देखें तो संतुलन में क्या है, विचार भी है और सूचना भी है। वहीं अगर हम खरगोश के सिंह और वेरंग की बात करें, खरगोश के सिंह का प्रकाशन वर्ष 1951 है, वेरंग की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। ये दोनों निबंध वैयक्तिक भी हैं और व्यंग प्रधान भी है। ठीक है, तो अगर संतुलन की बात करें तो विचार है और सूचना है इसमें। खरगोश के सिंह की बात करें और वेरंग की बात करें तो ये वैयक्तिक एवं व्यंग प्रधान निबंध है। ठीक है, विशेषता भी बता दी गई है कि कौन से निबंध किस विशेषता को रेखांकित कर रहे हैं। और ये तीनों निबंध किनका है, डॉक्टर प्रभाकर माचवे का है। फिर से एक बार निबंध इनका देख लेते हैं। निबंध जो है वो है संतुलन, खरगोश के सिंह, वेरंग। संतुलन का समय है 1954, खरगोश के सिंह का समय है 1951, वेरंग का समय है 1955। संतुलन सूचना और विचार प्रधान है, खरगोश के सिंह और वेरंग वैयक्तिक एवं व्यंग प्रधान है। दूसरा जो तथ्य है तीसरा, खरगोश के सिंह में हास्य एवं व्यंग के पुट से सजीवता आ गई है। जैसा कि मैंने बताया कि जो दूसरी जो श्रेणी के निबंध है वो है खरगोश के सिंह और वेरंग। तो वही बात बताई गई है कि खरगोश के सिंह में क्या है, हास्य है, व्यंग है। ठीक है, इसके कारण इसमें क्या आ गई है, सजीवता आ गई है। अब जो महत्वपूर्ण हमारे लिए कथन हो जाता है वह इसका चौथा तथ्य है। प्रभाकर माचवे के विषय में कौन लिख रहे हैं, रमेश चंद्र शाह लिख रहे हैं। तो रमेश चंद्र शाह की अगर हम बात करें तो इनके शब्दों में ललित निबंध के क्षेत्र में माचवे को कविता और आलोचना की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है। दरअसल यही उनकी असली ज़मीन है। तो ललित निबंधों को असली ज़मीन कह रहे हैं कौन, रमेश चंद्र शाह। किनके लिए ये जो उक्ति है उन्होंने कही है वो है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे उनके हिसाब से, यानी उनको कविता और आलोचना की अपेक्षा किसमें सफलता मिली है, ललित निबंधों में सफलता मिली है। तो रमेश चंद्र शाह के इस कथन को हम पुनः देख लेते हैं और यह कथन महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ललित निबंध के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण है और प्रभाकर माचवे की एक और विशेषता हमको दिखाई देती है। ठीक है, क्या विशेषता है कि उनकी जो कविता और आलोचना में जो पकड़ है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पकड़ किसमें है, ललित निबंध में। और ये रेखांकित उन्होंने किया है रमेश चंद्र शाह। कथन पुनः देखना चाहें तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रमेश चंद्र शाह के शब्दों में ललित निबंध के क्षेत्र में माचवे को कविता और आलोचना की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है। दरअसल यही उनकी असली ज़मीन है। तो
कथन आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगले जो रचनाकार हैं श्री अमृत राय हैं। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, श्री अमृत राय के ललित निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए रम्या, ऑप्शन बी बतरस, ऑप्शन सी आनंदकम, ऑप्शन डी सभी। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा सभी, यानी अमृत राय के ललित निबंध संग्रह जो हैं उनमें पहला नाम है रम्या, दूसरा है बतरस, तीसरा है आनंदकम। तो ये तीनों ललित निबंध संग्रह हैं किनके? अमृत राय के। दूसरा प्रश्न है, अमृत राय के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए हास्य व्यंग गर्भित, ऑप्शन बी वर्तमान जीवन की कुरूपताओं को उजागर करने वाले, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमृत राय के निबंधों की विशेषता क्या है? हास्य व्यंग गर्भित भी हैं और वर्तमान जीवन की कुरूपताओं को भी दिखाते हैं। तो निबंधों की ये दोनों विशेषताएं अमृत राय के निबंधों की विशेषता हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पहला जो तथ्य है वह इनके विषय में है। अमृत राय प्रगतिशील समीक्षक, कथाकार, अनुवादक, जीवनी लेखक और निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। गंभीर आलोचनात्मक निबंधों के अतिरिक्त समय समय पर आपने अनेक हास्य व्यंग गर्भित ललित निबंध भी लिखे हैं। दूसरा जो तथ्य है यह इनके निबंधों के विषय में है। अगर हम देखें तो रम्या, बतरस और आनंदकम, इन्हें हमने प्रश्न के माध्यम से देख लिया था, यानी प्रश्न में ही ऑप्शन के माध्यम से देख लिया था। विजिट इंडिया, बाइस्कोप, ये दो और इनके निबंध संग्रह हैं। फिर से हम निबंध संग्रहों को देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष के साथ। रम्या 1967, बतरस 1973, आनंदकम 1977, विजिट इंडिया, बाइस्कोप 1980। तो महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? रम्या, बतरस, आनंदकम, विजिट इंडिया, बाइस्कोप, ये निबंध संग्रह किनके हैं? अमृत राय के हैं। निबंधों का प्रकाशन वर्ष भी आप ध्यान रखेंगे और इन सभी निबंधों को आप एक और लिखेंगे और निबंधकार के रूप में आप अमृत राय का नाम लिखेंगे। अगला जो तथ्य है, ऊपर से शुद्ध हास्य प्रधान प्रतीत होने वाले निबंधों में अमृत राय ने वर्तमान जीवन की कुरूपताओं को उजागर किया है। एक और महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह भी हम देख लेते हैं। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, अमृत की रिझाने और हंसी की अपनी शैली है। एक मिनट, यानी अमृत राय के विषय में रामचंद्र तिवारी लिख रहे हैं, अमृत यानी अमृत राय की रिझाने और हंसाने की अपनी शैली है। कहीं छोटे छोटे तुकदार वाक्यों की लड़ी पिड़ोकर, कहीं मुहावरेदार वाक्यों का क्रमबद्ध प्रयोग करके, कहीं किसी पुरानी सूक्ति को नए संदर्भ में अर्थहीन प्रमाणित करके, कहीं वर्तमान जीवन पद्धति की कुरूपता के उपलक्षण बने किसी विशिष्ट पद को शीर्षक बनाकर व्यंग्यात्मक शैली में उसका प्रतिपादन करके, और कहीं अत्यंत नाटकीय ढंग से अपनी बात आरंभ करके अमृत पाठकों को सहसा आकृष्ट कर लेते हैं। अमृत के उन्मुक्त ठहाकों, स्नेह भरी चुटकियों, पुरलुत्फ लतीफ़ों वाले जिंदादिल व्यक्तित्व की छाप उनके ललित निबंधों पर देखी जा सकती हैं। उस लालित्य के भीतर छिपा हुआ गंभीर उद्देश्य उनके निबंधों को विरल विशिष्ट बना देता है। तो यह जो विशेषता है अमृत राय के निबंधों की, ये कौन रेखांकित कर रहे हैं? रामचंद्र तिवारी रेखांकित कर रहे हैं। ये कथन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगले जो रचनाकार हैं उनके विषय में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत, यानी आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर प्रहार करने वाले कुछ हास्य व्यंग प्रधान लेखकों ने भी, हमने 3 कैटेगरी देखी, यानी कि अगर हम देखें निबंधों के तो विचार प्रधान निबंध भी लिखे गए जिनमें आलोचक वर्ग के जो जितने भी रचनाकार थे उनको हमने पहली पीढ़ी के निबंध कारों में देखा था। दूसरी पीढ़ी के निबंधों में अगर हम देखें तो विषय वस्तु और भाषा शैली को लेकर जो नवीन प्रयोग किए गए हैं उनमें भी जो व्यंग को मुख्य रूप से केंद्र में रखकर जितने निबंध लिखे गए हैं उन सभी निबंधकारों को अलग श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ उसी की चर्चा की जा रही है। अगर हम देखें तो आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर प्रहार करने वाले कुछ हास्य व्यंग प्रधान लेखकों ने भी हिंदी निबंध साहित्य में अपना प्रतिष्ठित स्थान बना लिए हैं। इनमें कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढ़प, इनका समय 1895 से 1965 है। कांतानाथ पांडे चोंच, इनका समय 1914 से 1972। मोहनलाल गुप्त 1914 से 1996। गोपाल प्रसाद व्यास
इनका समय 1915 से 2005 ईस्वी। बरसाने लाल चतुर्वेदी, इनका समय 1921 से 2005। तो ये सभी जो नाम हैं, जो भी निबंधकार हैं, इन्होंने व्यंग के माध्यम से जो निबंध सर्जना की हैं, इस रूप से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला नाम अगर हम देखें इनमें, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढ़व का है। संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढ़व के निबंध संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए हुक्का पानी, ऑप्शन बी छड़ी बनाम सोंटा, ऑप्शन सी बनारसी रईस, ऑप्शन डी मैंने कहा। तो सही उत्तर क्या होगा? कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढ़व के निबंध संग्रह का नाम क्या है? हुक्का पानी। अगर प्रश्न पूछा जाए हुक्का पानी किसका निबंध है, तो उत्तर क्या होगा? कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढ़व का। समय क्या है हुक्का पानी का? 1957। अगला नाम है कांतानाथ पांडे चोंच। इनसे संबंधित प्रश्न है, कांतानाथ पांडे चोंच के निबंध संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए हुक्का पानी, ऑप्शन बी छड़ी बनाम सोंटा, ऑप्शन सी बनारसी रईस, ऑप्शन डी मैंने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा कांतानाथ पांडे चोंच के निबंध संग्रह का नाम है छड़ी बनाम सोंटा। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढ़व का क्या है? हुक्का पानी। बेढ़व यानी हुक्का पानी पीने का बेढ़व नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। कांतानाथ पांडे चोंच का अगर निबंध पूछा जाए तो क्या है? छड़ी बनाम सोंटा। तो आप इसे भी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो छड़ी बनाम सोंटा जो है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1939। हुक्का पानी का 57 था, 1957। अगला नाम जो है वह मोहनलाल गुप्त का है। यह भी एक व्यंग्यकार हैं। इनसे संबंधित प्रश्न है, मोहनलाल गुप्त के निबंध संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए हुक्का पानी, ऑप्शन बी छड़ी बनाम सोंटा, ऑप्शन सी बनारसी रईस, ऑप्शन डी मैंने कहा। तो सही उत्तर क्या होगा? अभी हमने देख लिया हुक्का पानी किनका था, कृष्णदेव बेढ़व का था, है ना। वहीं अगर हम छड़ी बनाम सोंटा का देखें तो कांतानाथ पांडे का था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहनलाल गुप्त का निबंध संग्रह कौन सा है? बनारसी रईस। प्रकाशन वर्ष क्या है बनारसी रईस का? 1950। मोहनलाल गुप्त का जो व्यंग निबंध अगर कह सकते हैं वो क्या है? बनारसी रईस। प्रकाशन वर्ष 1950। गोपाल प्रसाद व्यास, ये एक और निबंधकार हैं जो व्यंग निबंधकार हैं। इनसे संबंधित प्रश्न है, गोपाल प्रसाद व्यास के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? तो ऑप्शन ए मैंने कहा, ऑप्शन बी कुछ झूठ कुछ सच, ऑप्शन सी तो क्या होता, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है सभी। यानी गोपाल प्रसाद व्यास के निबंध संग्रह अगर हम देखें, मैंने कहा भी है, कुछ झूठ कुछ सच है, तो क्या होता, ये सभी जो व्यंग निबंध हैं वह गोपाल प्रसाद व्यास के निबंध हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पहला जो तथ्य है, व्यास जी ने मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच तो क्या होता हलो हलो। ठीक है, तो ये सभी निबंध संग्रह किनके हैं? गोपाल प्रसाद व्यास का है। एक बार हम इनके प्रकाशन वर्ष को भी देख लेते हैं। मैंने कहा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1948। कुछ झूठ कुछ सच, इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। तो क्या होता 1969। हलो हलो 1969। ये सभी निबंध गोपाल प्रसाद व्यास का है। एक और आप निबंध संग्रह लिखेंगे, दूसरी ओर निबंधकार गोपाल प्रसाद व्यास लिखेंगे। अगले जो निबंधकार हैं, व्यंग निबंधकार हैं, बरसाने लाल चतुर्वेदी। इनसे संबंधित प्रश्न है, बरसाने लाल चतुर्वेदी के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए बुरे फंसे, ऑप्शन बी भोला पंडित की बैठक, ऑप्शन सी नेता और अभिनेता, ऑप्शन डी सभी। आंसर करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बरसाने लाल चतुर्वेदी के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? सभी। यानी बुरे फंसे, भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता। तो बरसाने लाल चतुर्वेदी के निबंध संग्रहों के जो नाम हैं वह हैं 3 हैं, बुरे फंसे, भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। बरसाने लाल चतुर्वेदी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं बुरे फंसे, भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता, टालू मिक्सर, कुल्हड़ में हल्लड़, अफवाह, मिस्टर चोखेलाल, नेताओं की नुमाइश, मुसीबत है, खबर अपनी और परायों की। प्रकाशन वर्ष के साथ देख लेते हैं इन निबंधों को फिर से। बरसाने लाल चतुर्वेदी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं
बुरे फंसे 1975, भोला पंडित की बैठक 1975, नेता और अभिनेता 1977, टालू मिक्सचर 1978, कुल्हड़ में हुल्लड़ 1979, अफवाह 1980, मिस्टर चोखेलाल 1980, नेताओं की नुमाइश 1983, मुसीबत है 1983, खबर अपनी और परायों की 1986। तो ये सभी निबंध संग्रह बरसाने लाल चतुर्वेदी के हैं। आप एक और निबंध संग्रह लिखेंगे, दूसरे और निबंधकार बरसाने लाल चतुर्वेदी लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है बरसाने लाल चतुर्वेदी से संबंधित, बरसाने लाल चतुर्वेदी के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, मन के बोझ को हल्का करने वाला शुद्ध हास्य है। ऑप्शन बी, सामाजिक बुराइयों के विषय में सोचने के लिए बाध्य करने वाला गंभीर व्यंग है। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो उत्तर सही क्या होगा? दोनों, यानी मन के बोझ को हल्का भी करने वाला है और शुद्ध हास्य है। दूसरा अगर हम देखें तो सामाजिक बुराइयों के विषय में सोचने के लिए बाध्य करता है और ये गंभीर व्यंग है। तो व्यंग्यकार के रूप में हमने इन निबंधकारों को देखा। अगला जो प्रश्न है इससे संबंधित, व्यंग लेखन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी निबंधकारों में भी हमने देखा कि जो व्यंग निबंधकार हैं उनमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें ध्यान रखने योग्य होती हैं वह क्या है कि व्यंग लेखन का एक उद्देश्य होना चाहिए। तो वह उद्देश्य क्या है? ऑप्शन के माध्यम से हम देखते हैं। ऑप्शन है, पाठक को हल्के ढंग से गुदगुदाकर हंसाने के लिए। ऑप्शन बी, पाठक को विचलित करके स्वस्थ जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो व्यंग लेखन का मूलतः उद्देश्य क्या होता है? पाठक को विचलित करके स्वस्थ जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठावान बनाना है। ठीक है, तो व्यंग लेखन का मुख्य उद्देश्य यही है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है वह क्या है? व्यंग लेखन की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन ए, सत्ता और व्यवस्था के संवेदना शून्य हो जाने पर। ऑप्शन बी, पाठकों का मनोरंजन करने के लिए। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? बी, व्यंग लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सॉरी, बी नहीं है, व्यंग्य लेखन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन सही उत्तर होगा इसका ए, सत्ता और व्यवस्था के संवेदना शून्य हो जाने पर व्यंग्य लेखन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा छायावादोत्तर युगीन निबंध जो साहित्य है वो यहीं समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक होगा वह नई प्रतिभा नया विश्वास। यह भी निबंध लेखकों से संबंधित है और एक और शीर्षक निबंध साहित्य से ही संबंधित है, वह है निबंध साहित्य का भविष्य। तो ये दोनों जो शीर्षक हैं वो हम अगले वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं और इन 2 वीडियोस के बाद हमारा जो निबंध वाला जो सेक्शन है रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आलोचना की ओर बढ़ेंगे और हम आलोचना के शीर्षकों को देखेंगे। तो वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो उसी में कमेंट सेक्शन में उसी के कमेंट में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं या डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।